गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर क्या दिया था आपको, कुछ वो कैब के बेस पे क्वेश्चंस थे। एक वर्ड ऊपर दिया है, नीचे 5 ऑप्शन दिए है और ये दोनों वर्ड्स भी ना आपस में लिंक्ड है, या तो दोनों सिन्नी में है या फिर दोनों एंटनी में है या फिर एक सिन्नी में एक एंटनी में। तो आपको ना चूज़ करना था कि कोई सा भी पेयर लगे लेकिन वर्ड लिंक हो मेरा ऊपर वाले ऑप्शन से। अब मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ। देखो पहला वर्ड कहता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है? एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द होना, किसी चीज़ का, किसी इवेंट का, है ना, किसी कानून का रद्द होना, नलीफाई होना। हमने ना सीखा था ये वर्ड, मैंने डेली डोज में भी आपको सिखाया था। देखो क्या कहता है, कहता है एग्ज़ाम था। मैंने आपको एक स्टोरी से याद करवाया था भाई, एक एग्ज़ाम था, हम स्कूल गए और गेट पे हमें पता लगा कि आज पेपर रद्द हो गया क्योंकि स्कूल में कोई गड़बड़ हो गई थी, इसलिए छुट्टी करनी पड़ी थी उस दिन स्कूल की, कोई स्टाफ के कोई मिसहैपनिंग हो गई थी घर पे। तो भाई एब्रोगेट, एक लड़के ने दूसरे से क्या कहा, कहता ए ब्रो देख गेट पे ही पता लग गया आज पेपर रद्द हो गया है। क्या हो गया? आज पेपर रद्द हो गया। यानी एब्रोगेट का मतलब नलीफाई या फिर रद्द हो गया। अब ऑप्शन देखो, रीवोक हमने सीखा था, कुलदीप सर ने भी आपको ये वर्ड एडिटोरियल में भी सिखाया होगा। वोक का मीनिंग क्या होता है जी? टू कॉल। इनवोक का क्या मीनिंग होता है? किसी को बुलाना, अंदर बुलाना। इनवोक अंदर बुलाया या कोई चीज़ लागू करी। रीवोक मतलब कोई चीज़ पहले से कही हुई थी उसको री यानी कि क्या कर दिया जी? रद्द कर दिया। यानी एब्रोगेट और रीवोक एग्जैक्ट सिनोनिम थे। एक वर्ड हो रहा है जी रिपुडिएट। रिपुडिएट क्या होता है जी? पूरी होती है ना, पूरी। मान लो आपने भर पेट पूरियां खा ली, अब आपसे कोई कहे कि भाई दोबारा से पूरी खानी है, पूरी फिर से एट करनी है, खानी है, तो आप क्या करोगे? रिपुडिएट करोगे। आप उसको मना करोगे कि भाई नहीं मैं नहीं कर पा रहा, यानी एक तरीके से बात को कैंसिल करोगे, काटोगे। तो भाई ये तीनों वर्ड एग्जैक्ट क्या थे? सिनोनिम थे, सेम मीनिंग था। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाता। अब आप देखो बाइफरकेट का क्या मीनिंग होता है? बाइफरकेट का मीनिंग होता है उसमें डिटेल्स में बताना या पार्टीशन करके बताना। जैसे कई बार हम जाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंसेस ज़्यादा लगने होते हैं तो हमको ऊपर ऊपर का रफ आइडिया बताता है, फिर हम कहते हैं कि एक बारी खर्चे को बाइफरकेट करके बताओ, मतलब एक बार इसको टुकड़ों में बांट के बताओ, डिटेल्स स्प्लिट कर दो कि क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, यानी बांटना। कैजुअल का मीनिंग होता है किसी की चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, उसको इम्प्रेस करने के लिए। एक वर्ड होता है ना फ्लैटर, उसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है ना। एक और मुझे इसका सिनोनिम याद आ रहा है जी, बूट लिकर होता है। एक वर्ड और इसका लगता है यस मैन होता है ना। एक वर्ड इसका और लगता है टो एडी। ऐसे कहते कहते तू तो उसकी एडी में पड़ा रहता है, इतनी उसकी चापलूसी करता है। ये मीनिंग होता है कैजुअल का। तो ये आंसर नहीं था, आंसर तो फर्स्ट है, सिर्फ वर्ड देख रहे हैं हम। देखो कास्टिगेट हमने सीखा था। क्या सीखा था? पुराने ज़माने में क्या करते थे जी? कास्ट पूछ के बंदे की गेट पे आलोचना करते थे, उसे भला बुरा कहते थे, यानी उसको क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे। कास्टिगेट का मतलब क्रिटिसाइज। अगला वर्ड आया जी एस्क्राइब। एस्क्राइब का मीनिंग होता है किसी को श्रेय देना। एस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है जी? किसी को श्रेय देना किसी काम का। आ गया जी डिस्पर्स। तो आपने उसमें फिजिक्स में नहीं पढ़ा था क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट 10वीं में। क्या होता है डिस्पर्स का मतलब? बिखर जाना, वही तो डिस्पर्स का मीनिंग था। आगे कहते हैं जी क्लैम्बर। क्लैम्बर का मीनिंग क्या होता है? जनरली क्लैम्बर का मीनिंग होता है किसी पहाड़ वगैरह की चढ़ाई करना, और बहुत डिफिकल्ट तरीके से, जिसमें आप अपने हाथ पैर सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, बस इस पहाड़ को आपको क्या करना है जी? क्लाइंब करना है। देखो इसके अंदर ही तो कह रहा है, कहता है क्लाइंब करना है और अंबर तक जाना है, यानी आसमान तक जाना है, चाहे हाथ पैर कैसे इस्तेमाल मुझे करने पड़े, याद कर लेना। अगला वर्ड है जी पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मीनिंग क्या होता है जी? टू इंसर्ट, है ना। या फिर पेनिट्रेट का एक मीनिंग क्या होता है जी? टू एंटर, या फिर भाई टू पास थ्रू, उसे क्या कहते हैं जी? पेनिट्रेट। साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे हम, लाइट यहाँ से निकालते थे, यहाँ कोई फॉयल लगाते थे और यहाँ से इसमें छेद होते थे, यहाँ से लाइट पेनिट्रेट हो जाती थी, एंटर कर जाती थी, दूसरे सरफेस में आ जाती थी। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करते थे तुम, ये एक तरह का प्रिज्म होता था, है ना, यहाँ से लाइट निकलती थी, इसके 7 कलर निकलाते थे। तो आपने क्या किया था? ये लाइट यहाँ से पेनिट्रेट होके बाहर की तरफ निकल गई थी। ये मीनिंग पेनिट्रेट का था। अगला वर्ड है जी डेनिग्रेट। डेनिग्रेट से तो कितनी बार मिले हो, पुरानी फिल्मों में विलन नहीं था क्या डेनिग्रेट? कल भी हमने डेनिग्रेट का सिनोनिम किया था, क्या? अप ब्रेड। किसी लड़की की चोटी, ब्रेड होती है चोटी, ऊपर कर दोगे तो वो आपको भला बुरा कहेगी। डेनिग्रेट पुरानी फिल्मों का विलन था। अगर कोई उस विलन को ग्रेट कहेगा तो हीरो के जो प्रशंसक होंगे वो उसकी क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। हुए वर्ड्स याद। अब कहता है 9th वर्ड को देखो,
एबेरेंट, एबेरेंट का मीनिंग होता है समथिंग अब नॉर्मल, कोई चीज हट के हो रही है उसे कह सकते हो आप क्या जी, एबेरेंट, यानी समथिंग एबनॉर्मल। देखो कैसे याद रखोगे इसको, देखो एक मकान मालिक था जी, एक हमारा एक लैंडलॉर्ड था, एक किराएदार था, इनके बीच में सब कुछ अच्छा था। एक दिन किराएदार ने किराया नहीं दिया, मकान मालिक ने उसे कहा, कहता अबे रेंट दे। इस बात पे किराएदार चिढ़ गया और भाई उनके बीच में अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, सारी चीज़ें क्या हो गई, एब नॉर्मल हो गई। एब नॉर्मल का मतलब आमतौर पे कोई चीज़ ऐसे होती थी, आज वो चीज़ यूं हो रही है, डेविएट हुई, उस सेंस में ये वर्ड क्या होता है जी, यूज होता है। अब आओ ऑप्शंस की तरफ। टेरिफिक होता है टेरिबल, प्लेन होता है जी बिल्कुल प्लेन, मतलब समतल एक तरह का, तो ये सिन्नी मिसके नहीं बनते। आगे कहते हैं जी डेविएंट, अरे यहीं से तो हमने पढ़ा था मैथ्स वाले बच्चों, डेविएशन नहीं सीखते थे क्या तुम, है ना। डेविएशन का मतलब फिजिक्स में भी पढ़ते थे, डेविएट, लाइट डेविएट हो जाती थी, मतलब भटक जाती थी, उसको जाना ऐसे था लेकिन वो ऐसे ऐसे जा रही है, तो क्या हो रहा है, एक एबनॉर्मल चीज़ हो रही है। और मैंने बताया इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल। तो भाई नीचे ऑप्शंस में या तो इसके सिन्नी में या एंटनी में कोई भी एक चीज़ है, तो आपको बस लिंक करना है जी, दोनों वर्ड इससे लिंक हो। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल का मीनिंग क्या हो जाता है भाई, एब नॉर्मल का क्या बना, एक एंटनिम बना, और ये दोनों आपस में क्या बने जी, वो बने, एंटनिम बने। इसका आंसर यही था। अगला वर्ड आया एगाइल। एगाइल होता है वीक, क्यों वीक है, क्योंकि वो चीज़ लचीली है। आगे कहते हैं ऑस्पेशियस, ऑस्पेशियस होता है भव्य, एकदम बढ़िया चीज़। आगे कहते हैं बेलिकोज, तो हमने एक और वर्ड करा था बेलीगर, है ना। बैली को कैसे याद रखा था, वैली, कोई आदमी है नशा वशा करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, उसको कहते हैं ना हम बैली। तो कहता है भाई बैली जो है ना हमेशा कोज बनते हैं किस चीज़ के, झगड़े के। तो बैली कोज का मीनिंग ही क्या होता है, एग्रेसिव, जो बंदा लड़ाई वड़ाई जल्दी कर दे। बैनल का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं बैन कर दो इस चीज़ को, एल लिखा है पीछे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, रिलेटेड टू बैन। कहते हैं जी बैन कर दो इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि ये चीज़ अब घिसी पिटी है, मार्केट में नहीं चलेगी। बैनल का मीनिंग होता है कोई पुरानी चीज़ एकदम घिसी पिटी सी, ओल्ड ट्रेंड हो किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड में कहता है जी कैप्रेशियस। कैप्रीशियस क्या होता है भाई, कैप्रीशियस होता है जो बार बार अपना माइंड चेंज करता हो, एक डिसीजन ना लेता हो, फ्लक्चुएट करता हो, उसे क्या कहते हैं जी, उस चीज़ को कैप्रेशियस। और कैप्रेशियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे भाई, मैंने ये भी डेली डोज में सिखाया था आपको। बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए, लेट हो रहे थे, मेरा दोस्त बार बार दुकानदार से पूछ रहा है इसका क्या प्राइस है, कह रहे क्या प्राइस है, क्या प्राइस है। तो मैंने कहा भाई अपना माइंड सेट कर ले, फ्लक्चुएट मत कर, एक डिसीजन ले। तो कैप्रेशियस का मतलब क्या है जी, फ्लक्चुएट करना। अगला वर्ड है कैविल। इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है जी, इस वर्ड का मीनिंग होता है दूसरों में मीन में निकालने वाला, नुक्ताचीनी करने वाला, हार्ड टू प्लीज, एक तरह से मेटिकुलस पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा वैसा वर्ड सेंस देता है, ठीक है। ये एक तरह का ऐसा ही व्यक्ति है जो दूसरों में कमियां वगैरह निकालता है। डेली डोज में आ चुका है वर्ड। याद कैसे किया था हमने, इसको लिंक किया था कवि से। कवि वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं जी, दूसरों पर व्यंग्य कसते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं और भाई पोइट्री वगैरह, अपनी पोएम वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से याद कर लो। अगला वर्ड आता है एसिड। एसिड के साथ में टू प्रिपोजिशन बहुत बार यूज होती है, ठीक है, याद रखना, क्लोज टेस्ट में कभी फंस सकता है एसिड के साथ में टू। एसिड का मतलब होता है मान जाना। एसिड का मीनिंग क्या होता है जी, मान जाना। अब आप देखो एज्यूम का मीनिंग क्या होता है, एजम्पशंस, कोई कल्पना करना, है ना। एज्यूम का मीनिंग क्या होता है जी, एजम्पशन या फिर कोई कल्पना करना। अगला वर्ड है जी कॉन्फ्यूट। कॉन्फ्यूट का मीनिंग होता है किसी को झूठा साबित कर देना, किसी को झूठा साबित कर देना, टू प्रूव फॉल्स समवन, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना। प्रीवेल का मतलब होता है जी प्रचलन में होना, प्रीवेल वर्ब है, ठीक है। प्रीवेल का मीनिंग होता है जी प्रचलन में होना। सेंसर का मीनिंग होता है अगेन क्रिटिसाइज करना। कोलाइड का मीनिंग टकरा जाना, सीखा था क्या फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब दो व्हीकल्स कोलाइड करते हैं। अगला वर्ड होता है जी डेटरमाइन। अपोज का मीनिंग होता है उपयुक्त। अगला ऑप्शन मिला रेफ्यूज या फिर डिनाई, इन दोनों का मीनिंग होता है मना करना। एसीड का मीनिंग होता है हाँ करना। रेफ्यूज या डिनाई का मीनिंग क्या होता है जी, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। तो यही इसका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। बात क्लियर हो गई। अगले में 11वें वर्ड में देखो क्या कहता है जी, कॉन्कर। देखो कॉन्कर का क्या मीनिंग होता है जी, कॉन्कर का मीनिंग होता है ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। कॉन्कर का मीनिंग क्या होता है जी, ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना।
ठीक है। एक कॉन्कर का मीनिंग वैसा भी तो होता है जीत लेना, तो मैंने तो ऐसे लिंक किया था कि अगर आपको कोई चीज़ कॉन्कर करनी है किसी सेना को तो उसे कॉन्कर करना पड़ेगा, सारे सैनिकों को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर उनको वो करना पड़ेगा, एक सेकंड, ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, या फिर उनको यूनाइट करना पड़ेगा। अब सारे अगर यूनाइट कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पर या एक डिसीजन पर क्या कर रहे हैं जी? एग्री कर रहे हैं, सारे एक बात से सहमत है, तभी तो यूनाइट हो गए, सबके विचार मिलते जुलते से। तो अब ढूंढो इसका मीनिंग। अब ऑप्शंस में देखना, एक वर्ड आया एम्बेरेस। एम्बेरेस का मीनिंग क्या होता है जी? शर्मिंदा होना। एम्बेरेस का मीनिंग क्या होता है जी? शर्मिंदा होना, ठीक है। और एक ये वाला होता है एम्ब्रेस, इसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी को गले लगाना, किसी व्यक्ति को गले लगाना या किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना खुशी खुशी। एक वर्ड मिला जी आपको कैवर्ट। तो देखो कैवर्ट क्या होता है जी? कैवर्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए? कैवर्ट का मीनिंग होता है भाई, बच्चे शोर वगैरह नहीं करते, खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उस सारे घर को सर पे उठा लिया, उस सेंस में यूज़ करते हैं, शोरगुल मचाते हुए खेलना कूदना, उछल कूद करना। तो ऐसी तो कोई बात इसने नहीं की। लिक्विफाई, अरे इसी से तो वर्ड बना लिक्विड, है ना। यानी लिक्विफाई का मीनिंग होता है किसी को लिक्विड की स्टेट में लेके आना, ठीक है। गोज का मीनिंग होता है नापना, गोज का मीनिंग होता है नापना। अब कॉन्कर हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारे एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। और एकॉर्ड भी क्या होता है? सहमति। आपने पढ़ा था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो एकॉर्ड क्या है? सहमति, और डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। एकॉर्ड सहमति, तो डिस्कॉर्ड क्या होता है जी? जिसपे सहमति नहीं है, जो क्या है? एक डिबेट का मुद्दा है, जो क्या है? एक झगड़े का कारण है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बात क्लियर हो गई आपको? आई होप इट इज़ क्लियर। कहाँ थे हम? हाँ, तो भाई यही इसका आंसर लगता। अब आप देखो प्रीसीड, प्रीसीड या फिर प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब टू कंटिन्यू, प्रीसीड का मतलब इससे पहले वाला, प्रीसीडिंग पढ़ा था ना। प्रोसीड का मतलब कोर्ट में कहता है जज प्रोसीड, हाँ भाई शुरू करो कार्रवाई, कंटिन्यू करो। प्रीसीड का मीनिंग क्या होता है जी? इससे पहले वाला, प्रीसीडिंग फैक्टर्स। इस तरीके से याद करो। डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है जी? डिसिपेट का मीनिंग होता है एकदम से झज्जर, एकदम खराब सी अवस्था में। सीज का मतलब बाइक इंपाउंड होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? सीज ही तो कर लेते हैं, यानी टू टेक पोजेशन फ्रॉम समवन, किसी से उसका अधिकार छीन लेना। बात क्लियर हो गई? इसका आंसर था सी। अगला वर्ड क्या निकल कर आया? अगला वर्ड निकल कर आया आपके सामने कोल्यूड। कोल्यूड का मीनिंग क्या होता है जी? कोल्यूड का मीनिंग होता है एक तरह से षड्यंत्र करना। यानी षड्यंत्र क्या है? एक काम चल रहा है, अभी ये चीन वालों ने किया भाई, कोविड पे वो बना दी, वायरस बना दिया, चुपचाप सीक्रेट तरीके से एक चीज बना दी। उस सेंस में कह सकते हो कि एक तरह का क्या था? षड्यंत्र था। तो इस कोल्यूड का एक एग्जैक्ट मीनिंग तो क्या होता है जी? टू वर्क सीक्रेटली, कि आप सीक्रेट तरीके से वर्क कर रहे हो। और ज़्यादातर यूज़ होता है नेगेटिव वे में, कि आप सीक्रेट आपने इसलिए रखा क्योंकि उसका कोई नेगेटिव है किन कुछ लोगों के ऊपर। तो भाई कॉन्स्पायर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? कॉन्स्पायर का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्पायर का मीनिंग भी होता है षड्यंत्र करना। कॉन्स्पायर का मीनिंग भी क्या होता है? षड्यंत्र करना। ये इसका आंसर था। अगला वर्ड पढ़ना, एमांसिपेट। एमांसिपेट का मीनिंग होता है किसी को फ्री कर देना, सोशल बाउंडेशन से, रेस्ट्रिक्शन से किसी को हट लगा देना। वो पिक्चर नहीं देखी थी जिसमें अमरीश पुरी कहता था जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, उसमें वो उस सिमरन को क्या करता था जी? एमांसिपेट ही करता था, सोशल बाउंडेशन से आज़ाद कर देता था, कहता कर ले तेरे को जो करना है, मानना तो तेरे को है नहीं। ये था। एंगेज क्या होता है? एंगेज आपको पता है? एमांसिपेट किया, मान लो ये रिचुअल्स थे, यहाँ वो बंदी हुई थी भाई, ये सोशल रेस्ट्रिक्शन थे, उसने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, वो यहाँ से निकल गई। और एंगेज होता है, इसी से तो वर्ड बना एंगेजमेंट, यानी किसी चीज़ में आपको क्या करता है जी? शामिल करना। तो ये दोनों आपस में एंटनिम थे। अगला वर्ड है जी मैस्टिकेट। इसका मीनिंग होता है बाइट करना। क्या होता है जी? बाइट करना। मैस्टिकेट को कैसे याद रखो भाई? मेरे फ्रेंड के पास में एक बिल्ली थी, और रियलिटी की बात है, बिल्ली थी, मस्ती कर रहा था, मस्ती करते करते बिल्ली उसकी नाक पर काट गई, और बहुत तेज काटी, उसके आज तक निशान है। फिर उन्होंने उस बिल्ली को छोड़ दिया। तो भाई कैट के साथ मस्ती कर रहा था, कैट ने क्या कर दिया जी? बाइट कर दिया। मिटिगेट। देखो मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है जी? शांत करना, किसी चीज़ को कम करना, पैसिफाई करना। मिटिगेट के तो बहुत सारे सिनोनिम पढ़ते हैं हम। पैसिफाई करना है ना, एसूज करना, एले करना। मान लो किसी को गुस्सा आया हुआ था,
उसको शांत कर रहे हो आप, किसी की दर्द की, किसी की पीड़ा को, किसी के एंगर को जब आप शांत करते हो तो क्या कहते हैं जी, मिटिगेट। याद कैसे किया था, डेली डोज में पढ़ा था तुमने। कहता है भाई आग लग गई थी गेट पे, कहता मिट्टी डालो गेट पे, आग बुझा दो, यानी आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को कम कर रहे हो। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। अगले दो वर्ड और देख लो भाई, क्या कहते हैं जी, पेंडर और पैरी। पेंडर का मीनिंग क्या होता है, मिडल मैन। पेंडर का मीनिंग क्या होता है जी, मिडल मैन। ठीक है, मिडल मैन कैसे, इस भाई साहब को ड्रग्स चाहिए, ये भाई साहब ड्रग्स बेचते हैं, ये भाई साहब बीच में आए, इन्होंने क्या किया, इनसे ड्रग लिए, इसको पकड़ा दिए। तो ये एक मिडल मैन था, एक तरह से हिंदी में वर्ड यूज़ करते हो ना, बिचौला, बिचौलिया, ऐसा एग्जैक्ट वर्ड करते हैं हम हरियाणवी में यूज़, वही वर्ड होता है ये। अगला वर्ड क्या है जी, पैरी। पैरी का मीनिंग क्या होता है जी, टाल मटोल करना। पैरी का मीनिंग क्या होता है जी, टाल मटोल करना, बच के निकल जाना, टू इवेड, है ना। मैंने इसको कैसे याद करा, मैं छोटा था तो भाई मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं मम्मी को कहता मम्मी कहानी सुनाओ, तो मेरे को सुनाने के लिए मेरी मम्मी मेरे को परियों की कहानी सुना के टाल मटोल किया करती थी, बच के निकलती थी मुझसे कि भाई सोने दे मेरे को भी, मम्मी को तो नींद आती थी। इस तरीके से लिंक कर लो। अब आप दो वर्ड और पढ़ लो, एक वर्ड है जी पर्ज और एक वर्ड है जी पुरपोर्ट, परपोर्ट। देखो पर्ज का मीनिंग क्या होता है जी, पर्ज का मीनिंग होता है शुद्धिकरण करना। याद कैसे रखो, ये सारे वर्ड ही डेली डोज में आए हुए हैं। पर्ज को कैसे याद रखा था हमने, मैंने आपको बताया था, एक अमेरिकन पिक्चर है, अमेरिकन में एक मोमेंट हुआ था ना, ये वाइट जो होते हैं, गोरे जो होते हैं, इन्होंने वहाँ के ब्लैक लोगों को मारना शुरू कर दिया था, उन पर अत्याचार करते रहते हैं। तो इन्होंने एक बारी कुछ ऐसा फंडा किया था, इन्होंने एक दिन मनाया था जिस दिन पे वाइट वालों ने ब्लैक वालों को मारा, जम के मारा, हत्याएं कर दी बहुत सारे लोगों की। क्यों, उन्होंने कहा कि ये तो पर्ज का दिन है, इस दिन को ना अब से हम हर साल मनाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे अमेरिका का। इस तरीके से याद करो, पिक्चर है ये। पर्ज होता है शुद्धिकरण। अगला वर्ड है जी पुरपोर्ट, परपोर्ट। इसका मीनिंग होता है क्लेम करना, किसी चीज़ पर अपना क्या करना जी, दावा करना। देखो अभी ऊपर एक वर्ड सीख के आए हो, एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को श्रेय देना, और परपोर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर अपना क्लेम करना। एक वर्ड तुमने सीखा है अभी, सीज, अधिकार वगैरह किसी से छीन लेना। ये थे हमारे जी वोकैब ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस। आज की शीट बहुत आसान सी लगी मुझे। अब देखो इन वर्ड्स को जोड़ना था, दो सेंटेंसेस आपके सामने दे दिए, आपको ना इन सबको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना था। समझ रहे हो मेरी बात को? एक सेंटेंस है टुडे सीमा वुड कंप्लीट हर टास्क, दूसरा सेंटेंस है आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। आपको ना एक ही सेंटेंस बनाना है जोड़ के। अब देखो कैसे बनाए, कहते हैं आई एम क्वाइट श्योर, किस चीज़ के बारे में श्योर है भाई तू, दैट कंजंक्शन ने जोड़ दिया, दैट सीमा वुड कंप्लीट हर टास्क पीछे लगा देना, व्हेन, कब, टुडे। यानी फर्स्ट वाला तो पक्का पक्का जोड़ सकता है। अब ये कहते हैं आई वुड बी श्योर, आगे क्या भाई, वुड बी श्योर, आगे क्या, आई वुड बी श्योर वट, किस चीज़ के लिए श्योर, नहीं बनेगी कोई से ना, इसने कोई कंजंक्शन दी तो ये तो नहीं जोड़ सकता। आगे कहते हैं हैविंग कंप्लीटेड द टास्क। अब मुझे एक बात बताओ, हैविंग क्या है, V1 + ING, इसको सब्जेक्ट देना चाहिए डेंगलिंग पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ सीमा दे दूँ, हैविंग कंप्लीटेड द टास्क सीमा, अब आगे क्या करूँ, श्योर तो मैं हूँ, इस आई को सीमा से लिंक कैसे करूँ, नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ना सेकंड जोड़ पा रहा है ना थर्ड जोड़ पा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी, सिर्फ और सिर्फ आपका जोड़ रहा है फर्स्ट वाला, यानी ओनली वन। अब 24 को पढ़ो, क्या कहता है, हर मदर वॉर्न हर नॉट टू टॉक to any new or unknown person, she told her not to accept any offering from a stranger। कहता है उसकी मम्मी ने ना उसको वॉर्न किया था कि भाई किसी स्ट्रेंजर से भी, तेरे को किसी अननोन पर्सन से तुझे बात भी नहीं करनी, और तुझे किसी से कोई ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं करना। भाई कोई चीज़ वगैरह दे, सामान वगैरह दे, उसको नहीं मानना। बात क्लियर है? अब इसको देखो कैसे जोड़ोगे। ऑल्दो तो कोई सेंस ही नहीं देता, ऑल्दो तो कहता है हालांकि, हालांकि जैसी सेंस कहाँ से आ गई, ये तो दो अलग अलग बातें हैं ना, कि उसकी मम्मी ने उसको दो एडवाइस दी थी। बात क्लियर है? नेवर द लेस का मीनिंग फिर भी, तो फिर भी जैसी तो कोई सेंस निकाल ही नहीं रहा, ऐसा उसकी मम्मी ने, या तो यूं कहता उसकी मम्मी ने मना किया था फिर भी वो ऐसा कर रही थी, ऐसी तो बात नहीं दे रहा। अब मुझे दिखा नॉट ओनली, तो बहुत अच्छे, अब ये नॉट ओनली से जोड़ देगा। नॉट ओनली हर मदर वॉन्ट हर नॉट टू, नॉट ओनली हर मदर वॉन्ट हर नॉट टू टॉक टू एनी न्यू और अननोन पर्सन, आगे लगा देना बट ऑल्सो शी टोल्ड हर नॉट टू एक्सेप्ट एनी ऑफरिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर, कि भाई उसकी मम्मी ने ना उसको सिर्फ बात करने से लिए नहीं, कोई ऑफर वगैरह एक्सेप्ट करने से भी मना किया था। यानी थर्ड इसका आंसर लगता, थर्ड का ऑप्शन था जी बी।
बात क्लियर। 25 को पढ़ लो, क्या कहता है जी, द रूट टू मसूरी इज ऑल ब्लॉक्ड एंड हैज़ बिकम क्वाइट आर्डुअस, देर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर रोड नेटवर्क एंड द टूरिस्ट हैव टू डिपेंड ऑन एयर सर्विसेज फॉर एनी हेल्प। आर्डुअस तो एक एडजेक्टिव होता है, आर्डुअस होता है एक तरह का डिफिकल्ट, और वैसे ही ना आर्डेंट भी एक वो होता है एडजेक्टिव। आर्डेंट का मीनिंग होता है कट्टर एक तरह का, ठीक है। कहते हैं भाई मसूरी का रोड जो है ना वो ब्लॉक है, ठीक है, और आर्डुअस हो गया, डिफिकल्ट हो गया उस पर जाना। और साथ ही साथ उसी रोड के बारे में एक बात होता था, कहते हैं प्रॉपर रोड नेटवर्क है ही नहीं, और टूरिस्ट को तो एयर सर्विस हवाई यात्रा करके उधर जाना पड़ता है। अब इसको कैसे जोड़े, यहाँ दिखा एज या ड्यू टू, क्या दिखा मुझे दिखा एज या फिर ड्यू टू। तो भाई एक बात बताओ आप मुझको, एक सेकंड, एज या ड्यू टू, हाँ भाई एक बात बताओ, एज कब आता है, रीजन देगा, ड्यू टू कब होता है, रीजन देता है, रीजन बताता है। एज और ड्यू टू एडवर्ब ऑफ रीजन होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसी थी। तो पहले या दूसरे सेंटेंस में कोई रीजन तो बता ही नहीं रहा, दो अलग अलग बातें बता रहा है कि भाई रोड खराब है, खराब रोड हो गई, हालत खस्ता है, रोड नेटवर्क काम नहीं करता, एयर सर्विस से जाना पड़ता है। कोई रीजन जैसी सेंस उसने नहीं दी, तो इन दोनों से तो मैं जोड़ ही नहीं पा रहा। आगे कहता है जी वेयर एज। अब कहता है जी वेयर एज को मीनिंग होता है चूंकि, तो भाई चूंकि या फिर हालांकि, चूंकि। अब मैं कहता हूं, अब फिर भी जुड़ जाता कि जो रोड है ना वो ब्लॉक्ड है। अच्छा ये नहीं, तो आप ऐसे जोड़ते ना, चूंकि जो सड़क है ना वो खराब है इसीलिए उन्हें एयर टैक्सी से जाना है। तो पहले सेंटेंस को तो बहुत क्लियर उसने अच्छे से कर दिया, लेकिन भाई एक्चुअली में तो 3 सेंटेंस थे ना, एक ये सेंटेंस, एक ये एंड लगा के सेंटेंस, और एक ये सेंटेंस। तो ये वेयर एज इन दो को तो जोड़ देता, लेकिन पहले को लिंक नहीं कर पा रहा था, यानी इन सेंटेंसेस को इन दिए गए वर्ड से नहीं जोड़ा जा सकता। आंसर आएगा नन ऑफ दिस। बात क्लियर, आगे पढ़ो, देखो कितना आसान सा था। द रिवर इन फुल डैश वॉज विटनेस टू रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय न्यूली वेड डैश ओल्डर वुमेन। भाई रिवर इन फुल, अब देखो एक बारी के लिए ऑप्शंस देखो क्या कहता है। हालांकि फिलर पढ़ते टाइम कभी भी ऑप्शंस को नहीं देखना, गड़बड़ करके आओगे, कभी भी ऑप्शन को नहीं देखना, ठीक है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, क्या आप समझो वॉज एक वर्ब आ गई, वॉज एक वर्ब आ गई, बात क्लियर है, वॉज वर्ब आ गई, द आर्टिकल आ गया, रिवर नाउन आ गया, इन प्रपोजिशन आ गई, फुल एडजेक्टिव आ गया, वॉज एक वर्ब आ गई। तो भाई यहाँ पर क्या आ सकता है, अब वर्ब तो नहीं आ सकती, फुल आ गया ना, फुल एक एडजेक्टिव होता है, आपको भी पता है। फुल क्लास है ना, फुल लेक्चर वाज बोरिंग है ना, फुल असाइनमेंट वाज गुड है ना, फुल इंक्वायरी, मतलब एक एडजेक्टिव था, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। अब आप देखो नाउन चाहिए, तो भाई फ्लोइंग तो V1 + ing है, तो ये तो फिर भी एक वर्बियल नाउन है, तो मैं इसको क्यों यूज़ करूँगा, मैं इसको क्यों यूज़ करूँगा जब मेरे पास एक अच्छा नाउन है फ्लो, इसीलिए मैंने फ्लोइंग ऑप्शंस को हटा दिया। अब आप एक बात समझो, कहते हैं जो नदी थी ना वो साक्ष्य थी, किस चीज़ का, रिचुअल्स। नदी में नहीं होता क्या, नए नए इनकी शादी होती है, कहते हैं कुछ बहा दो कुछ बहा दो, ये अच्छा रहेगा, वो लाल कपड़ा उसमें बहा दिया, नारियल उसमें बहा दिया, तभी तो नदियाँ दूषित होती जा रही है, पोल्यूटेड हो रही है। तो कहते हैं भाई नदी ना इस बात की साक्षी थी कि ना वहाँ पर रिचुअल्स, रीति रिवाज परफॉर्म किए जा रहे थे। कौन कौन कर रहा था, न्यूली वेड, न्यूली वेड का मतलब भाई जिनकी नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड वाइफ, और ओल्डर वुमेन, 2-3 बंदे ऐसे उल्टे सीधे पंगे कर रहे थे। तो भाई अब बात बताओ, नाउन चाहिए था, नाउन चाहिए था तो फ्लोइंग हम पहले ही हटा चुके थे। अब कौन कौन कर रहा है उसमें, नदी में न्यूली वेड और ओल्ड वुमेन, यानी 2 चीज़ों को जोड़ना है, 2 नाउन को जोड़ना है, एंड नाम की कंजंक्शन से जोड़ेंगे, ऑफ से थोड़ी जोड़ेंगे। न्यूली वेड ऑफ ओल्डर वुमेन, ये तो कोई सेंस ही नहीं देता भाई, ऐसी तो कोई सेंस ही नहीं आ रही थी। एक ही ऑप्शन निकल कर आया, क्या, फ्लो और एंड। अब सीधा ही पढ़ लो, द रिवर इन फुल फ्लो वॉज विटनेस टू रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय न्यूली वेड्स एंड ओल्डर वुमेन। डी इसका क्या बनता जी, आंसर बनता। 27 को देखो, ए जर्नलिस्ट डैश अनकाइंडली रिमार्क्ड दैट देयर वॉज नथिंग टू कोलकाता अदर डैश इट्स हेरिटेज एंड इट्स ग्लोरियस पास्ट। एक सेकेंड, देयर वॉज नथिंग टू कोलकाता अदर देन इट्स हेरिटेज एंड ग्लोरियस पास्ट। भाई एक बारी एक जर्नलिस्ट ने क्या किया, अनकाइंडली, अनकाइंडली का मतलब होता है, अनकाइंडली कैसे बताऊँ, अब काइंड का मतलब होता है पोलाइटनेस के साथ, कोई चीज़ नर्मता के साथ, अनकाइंडली मतलब एकदम अड़ियल तरीके से एक जर्नलिस्ट ने कमेंट किया, क्या कि भाई
कलकत्ता के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कलकत्ता ने कोई तरक्की वर्की नहीं की, उसे तो सिर्फ अदर देन क्या नहीं है, किन चीज़ों को छोड़ के उसकी जो पास्ट की हिस्ट्री है ना भैया, आपको भी पता है पहले देश की राजधानी था, मुगलों ने राज किया, वहाँ से मुगलों ने पैर जमाने शुरू करे थे, कलकत्ता से वो दिल्ली तक पहुँच गए थे, फिर उन्होंने फिर राजधानियाँ भी बदल दी थी। तो भाई उसको पता उस प्लेस की वैल्यू क्या है, कहते हैं उसका हेरिटेज जो उसकी वो है ना रियासत पिछली, और उसका ऐतिहासिक पास्ट जो है उसकी वजह से उसकी वैल्यू है, अदरवाइज कोलकाता में अब कुछ भी नहीं है। अब तुम ढूंढो ए आर्टिकल, जर्नलिस्ट एक नाउन, अनकाइंडली एक एडवर्ब, रिमार्क एक वर्ब। तो भाई क्या आ सकता है, सब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आ गई, वर्ब आ गई, यहाँ बीच में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद और एडवर्ब से पहले कोई ना कोई और एडवर्ब आ सकती है, इतना तो सोचना नहीं था, कोई ना कोई और एडवर्ब आएगी। अब ऑप्शंस को उठाना, मेड तो एक वर्ब है तो ये तो नहीं आ सकती, डिड भी एक वर्ब है, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग सोल्यूशन, लॉन्ग डे हटा दो, एडवर्ब क्या बची, एडवर्ब दो ही बची आपके पास में, एगो और वंस, एगो और वंस। तो भाई एक जर्नलिस्ट एगो नहीं, एगो तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा था, एक ही ऑप्शन निकल कर आया, क्या, वंस। ए जर्नलिस्ट वंस अनकाइंडली रिमार्क्ड, एक बारी उसने अनकाइंड तरीके से कहा, देयर वाज नथिंग टू कलकत्ता अदर देन, किसके अलावा, अदर देन इट्स हेरिटेज एंड ग्लोरियस पास्ट। इट्स किसके लिए आया, कोलकाता के लिए आया। बात क्लियर, 20 का आंसर था। अब एक बारी जल्दी से इसको पढ़ लो, क्या कहता है, कहते हैं इट वॉज फ्री पेडिक्योर एज वी रब्ड द सोल ऑफ आवर फीट ऑन द स्टोन स्टेप्स एंड डैंगल्ड इन द वाटर फॉर द फिश टू निबल अवे द डर्ट। कहते हैं ये एक तरह का ना फ्री पेडिक्योर था। आपको पता है पेड एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पैर। पेडिक्योर क्या होता है जी, पैर वगैरह को ये ब्यूटी पार्लर वगैरह में धुलवाते हैं, है ना, उससे क्या होता है जो डेड स्किन होती है ना पैर की वो निकाल देते हैं भाई, पैर थोड़े साफ साफ से लगते हैं, उसको पेडिक्योर कहते हैं। तो ये ऑथर क्या बात बताना चाहता है, ये ऑथर बताना चाहता है, कहता है जी इट वॉज फ्री पेडिक्योर, ये तो एक फ्री पेडिक्योर था, एज वी रब्ड दी सोल ऑफ आवर फीट, कि भाई हमने हमारे पैरों की जो हमारी एड़ियाँ थी ना उनको पत्थर के ऊपर रगड़ा, और डेंगल, डेंगल का मतलब होता है, पढ़ा था डेंगलिंग पार्टिसिपल, डेंगल का मीनिंग होता है झूलता हुआ, और हम हिला रहे थे कहाँ, पैरों को हिला रहे थे कहाँ, इन द वाटर। सीधी सी बात थी भाई, ऑथर क्या बता रहा है, ये नदी है, इधर उधर कहीं बैठे होंगे, अपने पैर इन्होंने इस नदी में डाल रखे थे, पैरों को हिला रहे थे, पानी के प्रेशर से पैर धुल रहे थे तो पैर साफ हो रहे थे, इसलिए कहते हैं कि अरे ये तो फ्री का पेडिक्योर था, हम अपने पैरों को, पानी में पत्थर भी थे उन पर अपनी एड़ियों को रगड़ रहे थे, इसीलिए पैर साफ हो रहे थे और हिला भी रहे थे कहाँ, पानी के अंदर। और फिश के लिए क्या था, टू निबल अवे दी डर्ट। नीबल अवे क्या होता है, देखो नीबल का मीनिंग होता है छोटा मोटा खाना। कई बार हमें भूख वगैरह लगती है तो हम क्या करते हैं, एक चिप्स वगैरह का पैकेट लिया, खा लिया। तो नीबल मतलब का मीनिंग होता है टू ईट और चूज स्मॉल बिट, थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा लिया, स्नैक्स वगैरह खा लिए। अब क्या है भाई, डेड स्किन होती है ना, एडी वगैरह, नंगे पैर चलते हैं तो काली हो जाती है, स्किन डेड हो जाती है। तो भाई नदी में ऐसा करते हैं लोग अक्सर, में पार्लर्स में भी ऐसा होता है बड़े शहरों में, वो एक तरह की फिश थेरेपी करते हैं। उनका क्या होता है, एक पानी का एक्वेरियम जैसा होता है, उसमें अपने पैर डुबो देते हैं, उसमें फिश आती रहती है, फिश उस डेड स्किन को खाती रहती है, मतलब वो हमारी पैर पे, हमारी फीट पे, हमारी एडी पे आके बाइट करती रहेगी, उस डेड स्किन को खाती रहेगी। जैसे ही डेड स्किन खत्म हो जाती है, मछली जल की रानी है, चली जाती है वहाँ से। तो भाई ये ऐसी बात कर रहा है, सेंस आई होप आपको क्लियर हुई। अब देखो क्या कहता है, इट वॉज फ्री पेडिक्योर एज वी रब द सोल ऑफ आवर फीट ऑन द स्टोन स्टेप्स एंड डेंगल डैश इन द वाटर। भाई एंड डेंगल वट, क्या चीज़ झुला रहे थे, क्या चीज़ हिला रहे थे, वो अपने पैरों को झुला रहे थे। लेकिन एक बारी जब ऑथर पहले ही फीट लगाया आया, अब ऑथर फीट लगा के गड़बड़ नहीं करेगा, अब ऑथर प्रोनाउन लगाएगा, फीट को रिप्लेस करने वाला, फीट नहीं लगाएगा, इसीलिए ई ऑप्शन को साइड करो। क्या ऑप्शन बचे जी, देम या फिर दे। स्टोन स्टेप्स एंड डेंगल, देम या दे, अरे दे तो कोई लिविंग चीज के लिए यूज होता है ना, तो दे को तो एक मिनट, दे 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 दे, हाँ भाई दे को इसलिए यूज नहीं करता, दे किसी पर्सन को दिखाता, वो तो यहाँ पर कोई बात करता ही नहीं, वे मीनिंग होता है ना इसका, तो ये तो यूज करते हैं। तो दो ही ऑप्शन बचे, या तो देम या फिर देम, यानी पहले वाले में देम ही आएगा। एंड डेंगल देम इन द वाटर फॉर द फिश टू निबल अवे एट द डर्ट या फ्री द डर्ट। तो भाई यहाँ क्या यूज़ करता, यहाँ यूज़ करता
एट दी डर्ट, कि भाई जो गंदगी वगैरह थी, डेड स्किन थी, उसको फिश आके छोटा मोटा अपना खाना समझ के खा रही थी, वो हमारे लिए एक फ्री पेडिक्योर जैसा था। 20 का आंसर था। अब एक बारी जल्दी से इसको पढ़ लो। लेजेंड डैश बी ए शेडो डैश द पास्ट। देखो कितना आसान था। बी को देख के पता लगा वर्ब की कैसी फॉर्म है जी, नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म है तो आपको पता लगा कि कोई डू डज डिड या फिर मोडाल आया होगा। देखो ऑप्शंस में मोडाल थे, मे या माइट। मुझे पता लगा पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता था मे को ना प्रेजेंट की विश के लिए या फ्यूचर की विश के लिए भी दिखा देते, लेकिन माइट को पास्ट की विश के लिए दिखाया करते हैं। तो मुझे इतने से क्या पता लगा, मे वाले ऑप्शंस नहीं होंगे। अब देखो लेजेंड माइट, यानी यहाँ तो हर हाल में माइट आएगा। लेजेंड माइट बी ए शेडो ऑफ द पास्ट या फ्रॉम द पास्ट। तो फ्रॉम द पास्ट तो बात ही नहीं करता, फ्रॉम तो फ्यूचर की सेंस देता है ना, फ्रॉम फ्यूचर की सेंस देता है, वो यहाँ नहीं आ सकता था। तो क्या आंसर बचा जी, ऑफ द पास्ट। लेजेंड माइट बी ए शेडो ऑफ द पास्ट। बात क्लियर, इसका आंसर बना जी ए। अब 30 को जल्दी से पढ़ो। क्या कहते हैं, द लेक डैश होम टू द यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट whose stilt roots on muddy waters dash a paradise for variety of shrimps, crabs, shellfish and eels। भाई देखो आपने एक बारी ऑप्शंस पर नज़र डाली तो आपको पता लगा कि वर्ब आनी चाहिए। नन ऑफ दीज को एक बारी हटाओ, सबसे एब्सर्ड ऑप्शन होता है। अगर ये चारों फिट नहीं बैठेंगे तभी तो हम इसको देखेंगे, नहीं तो एक बार इसको हटा दो, है ना। क्या कहता है, द लेक डैश होम, वर्ब आनी चाहिए। अब भाई लेक के लिए क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, तो आर वाले ऑप्शंस भी हटा दिए। अब पता लगा पहले वाले में तो इज ही आएगा। द लेक इज होम टू द यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो ये नदी, ये नहर वगैरह थी, ये घर थी, एक तरह का घर थी, किसके लिए, मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए। मैंग्रोव के पेड़ होते तो उस नदी के किनारे ये पेड़ बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए इसने क्या कह दिया, मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए ये नदी, ये लेक जो थी घर जैसी थी। हुज स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स क्या होता है जी, स्टिल्ट होता है बांस के डंडे। हुज किसके लिए, इन फॉरेस्ट के लिए। ये जो इन पेड़ों की जो जड़ें थी ना, बांस की जड़ें थी, वो कहाँ थी, ऑन मडी वाटर्स, पानी था, मिट्टी थी, यानी मडी मतलब कीचड़ जैसा हो रहा था। डैश ए पैराडाइज, वो एक तरह की पैराडाइज थी, एक तरह की जन्नत थी, किसके लिए, फॉर ए वेराइटी ऑफ, किसके लिए, फॉर ए वेराइटी ऑफ श्रिम्प, क्रैब, सेलफिश एंड ईल। भाई बात समझो, ये कोई नदी वगैरह हो गई, यहाँ बहुत सारे मैंग्रोव के पेड़ लगे हैं किनारे पे, ये जड़ें इस पानी में भीग रही है ना, कीचड़ सा हो रहा है। अब कहता है कि ये जो जड़ें हैं ना, ये एक तरह की जन्नत है, किसके लिए, क्रैब के लिए, क्रैब केकड़े, शेलफिश फिश, ईल फिर कोई समुद्री फिश, और श्रिम्प भी कोई समुद्री जानवर, इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो भाई वो क्या करते हैं, इस ये पूरा समुद्र है, इसके अंदर वो रहते हैं और ये जड़ों में वो रहते हैं, तो उनके लिए एक तरह की जन्नत जैसी थी। तो आपने पढ़ लिया इज वर्ब आनी थी। अब एक बारी ढूंढो रूट्स, क्या था जी, रूट्स, तो प्रेजेंट टेंस था, तो रूट्स के लिए यहाँ भी तो वर्ब आती, रूट्स आर ए पैराडाइज फॉर दी वेराइटी ऑफ श्रिम्प्स। तो भाई आर लगा देते, सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाता। बात क्लियर। अब एक बारी जल्दी से पढ़ लो, कुछ इडियम फ्रेजेस है। कहता है जी, एलाइस इज डेफिनेटली इनएपिकल एज शी डिड नॉट मीट हर लास्ट मंथ सेल टारगेट। इनएपिकल का मीनिंग क्या होता है जी, मैंने बताया था ना, पिकल एक अचार भी होता है, अचार में आप गिर गए तो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। तो भाई कहता है ये जो बंदी है ना, ये डिफिकल्ट सिचुएशन में क्योंकि इसने अपने पिछले महीने के टारगेट को पूरा नहीं किया। टारगेट की जो बहुत गंदी होती है, टारगेट पूरा नहीं किया तो बेचारी की छुट्टी हो जाएगी। अब इसे हटाओ। फ्रस्ट्रेटेड नो, स्ट्रेस्ड नो, कंफ्यूज नो, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसका एग्जैक्ट मीनिंग था। 31 का डी ऑप्शन था। जॉयस होता है एक तरह की हैप्पीनेस, एक तरह की खुशी वाली स्टेट। आगे कहता है नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज़ शी इज़ ऑलवेज एट इज बैक एंड कॉल। कहता है कोई चक्कर नहीं, किसी भी समय वो उसको कॉल कर सकता है, वो बंदी तो हमेशा उसके इशारे पे है। एट इज बैक एंड कॉल का मीनिंग भी क्या होता है जी, एट इज बैक एंड कॉल का मीनिंग होता है हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल होना। देखो यही तो कह रहे हैं कि एट हिज कॉल, बस एक कॉल करेगा और बंदी उससे बात कर लेगी। तो ऐसी ही कोई सेंस दे रहा है ऑथर। तो अवेलेबल फॉर हिम, फाइटिंग विद हिम नहीं, हैप्पी विद हिम, आर्ग्यूइंग विद हिम, इंजॉइंग विद हिम। अरे भाई ये सारी चीज़ें तो बाद की है, पहले अवेलेबल हो, है ना, पहले बात करेगी तभी तो पता लगेगा, आर्ग्यू करेगी, फाइट करेगी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग था अवेलेबल फॉर हिम। बात क्लियर है। अब आप 33 को जल्दी से पढ़ो। आई डोंट वांट टू बी एट 6s and 7s विद यू। 6s and 7 का क्या मीनिंग होता है, एक तरह की स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरे पास घड़ी नहीं थी, मान लो मेरी मम्मी ने पूछा सुबह सुबह क्या टाइम हो, मैंने कहा बजे होंगे 6 या 7, तो
एक अनसर्टेनिटी है ना, पता ही नहीं क्या है। तो आई डोंट वांट टू बी एट 6 एंड 7 विद यू, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई अनसर्टेनिटी की कंडीशन में नहीं होना। अनहैप्पी नहीं, इन ए फाइटिंग मोड नहीं, इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट नहीं, इन कमिटमेंट भी नहीं, इन स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। बात क्लियर हो गई। अब एक बारी जल्दी से इसको पढ़ लो। आई हैव, इसके अंदर इसने वो नहीं लिखा टाइप, ये थी हमारी इडियम, ठीक है। क्या कहते हैं, आई हैव नॉट लुक्ड बैक ऑन द पास्ट सिंस आई मूव्ड आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। कहता है भाई मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ा। क्यों? क्योंकि वही एक इकलौता वे है जैसे कुकीज़ क्रम्बल होंगी। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल। देखो वे का क्या मीनिंग होता है? तरीका। वे का मीनिंग क्या होता है जी? ये इडियम होती है द वे द कुकी क्रम्बल। वे मतलब तरीका, क्रम्बल का मतलब होता है टूटना। कुकी होता है एक तरह का बिस्कुट। मान लो भाई चाय पी रहे हैं, चाय के सारे दीवाने होते हैं, चाय में बिस्किट डिप किया, वो बिस्कुट टूट जाता है ना, यानी हमारे लिए तो वो एक बुरी बात है, हम उसको रोक नहीं सकते। अब वो टूट गया, इस कप में गिर गया, हमारी मजबूरी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, चाय के साथ उसको फिर पी जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो भाई द वे कुकी क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है कि कोई बैड थिंग थी जो हो चुकी है, आप उसको होने से रोक नहीं पाए, यानी वो चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर पाए, वो चीज़ हो चुकी है। अब भाई वो चीज़ हो चुकी है, बुरी चीज़ हो गई, तो क्या करें? या तो रोते रहें या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो कि हो गया ना जो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखेंगे भाई। तो वही तो होता है। एक इडियम यूज़ होती है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इडियम यूज़ होती है, मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऐसे करके कुछ इडियम यूज़ होते हैं भाई। जिस चीज़ को आप सोल्व ही नहीं कर सकते, इलाज ही नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है द वे द कुकी क्रम्बल्स। अब जल्दी से ऑप्शंस को पढ़ लो। इन इडियम्स को ना डेली लाइफ में बोला करो, अपनी लाइफ में इन बातों को उतारा करो, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो क्या कहता है, दैट इज़ व्हाट कॉजेज डिफिकल्टी इन मूविंग फॉरवर्ड। नो, आपको कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है, दैट इज़ हाउ ए पर्सन मूव ऑन। नो मैटर हाउ अनफेयर द सिचुएशन इज़। बिल्कुल, कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्थिति कितनी ही खराब हो, उसको एक्सेप्ट तो करो, एक्सेप्ट करोगे तभी तो भाई लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यही इसका आंसर था। बात क्लियर हो गई। अगले को पढ़ दो। देखो क्या कहता है, ही हैज़ ब्रोकन द मोल्ड विद द वे ही अप्रोचेज इश्यूज इन साइकोलॉजी। मोल्ड क्या होता है? मेटल्स को मोल्ड करते थे, पिघलाते थे, दूसरी स्टेट में डालते थे। मैंने इसको ऐसे याद रखा, मोल्ड ना एक तरह की ठोस चीज़ मान के चलो, आप सिर्फ याद करने के लिए एक ठोस चीज़ मानो। इस बंदे ने इस ठोस चीज़ को तोड़ दिया, तो इसने क्या कर दिया, लोगों ने ना एक रिजिड विचार बना रखा था, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, उस बंदे ने उसको तोड़ दिया। ठीक है, इसके ऊपर ना आपको एक फंडा बताता हूँ याद करने का। एक कहावत थी कि भाई जो भी योगी इसका मुख्यमंत्री होता है ना यूपी का, वो कभी नोएडा में दोबारा झंडा फहराने नहीं जाता, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा में दूसरी बार झंडा फहराया आया था, शायद नोएडा ही था, वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो मुख्यमंत्री जाते ही नहीं थे, लेकिन जो योगी भाई साहब थे वो चले गए। कहते क्या चक्कर है, बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया जी, ब्रेक दी मोल्ड। इन्होंने क्या कर दिया जी, ब्रोक कर दिया किसी मोल्ड को। तो मतलब एक विचार से हटके आपने काम किया। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ना, चूज ए न्यू फील्ड, नो, इन्वेंटेड समथिंग न्यू, नो, बिकम ए गुड ऑर्गेनाइजर, नो, डन थिंग्स डिफरेंटली देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कुछ हटके कोई काम करना, जो एक्सपेक्टेड था आपने उससे भी हटके काम किया। बिल्कुल यही इसका क्या था बच्चों, आंसर था। बात क्लियर हो गई। अब देखो 4 बच गए, जल्दी जल्दी करते। इसमें क्या करना है जी, हमें रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। पीछे भी करके आए। अब एक बार पढ़ो, गोल्ड प्राइस इज टर्बुलेंस अप ऑन वेंसडे। भाई एक बात पढ़ते ही पता चल गई, टर्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है जी, टर्बुलेंट होता है नहीं, स्ट्रॉन्ग, तूफान एक तरह का, मतलब बढ़ गए, तूफान सा आ गया उसके प्राइसेज में। लेकिन भाई एक बात पता चली, कब, ऑन वेंसडे। तो यहाँ एक वर्ब चाहिए, लेकिन टर्बुलेंस तो एक नाउन है, मुझे तो एक वर्ब चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगा बच्चे कि यहाँ अप है। अप है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि भाई अगर वर्ब होती है उसके साथ में प्रीपोजिशन लगाते हैं तो हम उसको फ्रेजल वर्ब का नाम दे देते हैं, और फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में आ जाती है। इसके अंदर कोई वर्ब ही नहीं है, यानी ए तो हर हाल में रिप्लेस होगा। और अब थोड़ा सा एक लाइन को पढ़ के इतना समझ में आ गया, गोल्ड प्राइसेस डैश अप ऑन वेंसडे एज मार्केट आइड ऑन गोइंग पॉलिटिकल एंड ट्रेड inched even though the US decision to delay appetite on some Chinese good boosted risk tariffs। बहुत अच्छे। तो भाई वर्ब क्या मिली इसके अंदर, वर्ब मिली inched। देख लो V2 थी ना,
अब मुझे पता लगा कि ए और बी में रिप्लेसमेंट कर देना, यानी 9 ऑप्शन हट गया, ए और बी में रिप्लेसमेंट ये और ये। अब कहता है कि ए और बी में तो होगी, सी और डी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब सी और डी को जल्दी से पढ़ो। देखो सी के अंदर क्या कहता है, द यूएस डिसीजन टू डिले एपेटाइट। एपेटाइट तो होता है आपकी भूख, कहते हैं ना भाई भूख लग रही है, गुड एपेटाइट। भूख का मतलब एक तो जो हम हंग्री फील करते हैं, दूसरी चीज़ भूख है आपको किसी चीज़ की, मतलब आपको उस चीज़ की इच्छा है, आपकी विश है। तो भाई एक फिनेंस में वो वर्ड यूज़ होता है क्या, रिस्क एपेटाइट, कि भाई रिस्क के प्रति आपकी कितनी भूख है। आपने भी पढ़ा होगा ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। भाई बिजनेस में क्या है, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ये एक यूज़ करते हैं टर्म को कि रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या चीज़ होती है, रिस्क एपेटाइट होता है भाई कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इतना रिस्क अपने बिजनेस पे उठा लेगी, इतना तो वो मान के चलते, इतना पैसा मेरा अगर डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा रिस्क एपेटाइट था, इतना रिस्क मैं उठा सकता हूँ। यानी रिस्क के साथ एपेटाइट आना है, तो मुझे पता लग गया सी और डी में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी। और यहाँ टैरिफ आएगा, डीले क्या करेगी यूएस गवर्नमेंट, यूएस ने क्या डिसीजन लिया कि डीले करेंगे क्या, टैरिफ या फिर टैक्सेस को। तो भाई दोनों ही रिप्लेस होंगे, ए बी और सी डी, डी इसका आंसर लगता। अब जल्दी से पढ़ लो, कहता है जी, एक सेकंड, क्या कहता है, द रेस्ट ऑफ इंडिया आईएनसी इज प्रॉब्लमेटिक बाय डेप्ट एंड ओवर स्ट्रेच्ड कंज्यूमर्स आर सेल्फ डाउट एंड सो इज द गवर्नमेंट विच इज पैरालाइज्ड फॉर द इकोनॉमी। तो फिर से गड़बड़ कर रहा है, फिर से गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है ये बच्चा, एक सेकंड रुको भाई। एक बात तो मुझे पढ़ के पता लगी, द रेस्ट ऑफ इंडिया आईएनसी, कोई नाम है इंडिया आईएनसी का, इज प्रॉब्लमेटिक बाय डेप्ट, इज प्रॉब्लमेटिक बाय डेप्ट एंड ओवर स्ट्रेच। नहीं, डेप्ट और डाउट दो लगभग सेम से वर्ड थे। डेप्ट मतलब कर्जा और डाउट का मतलब भाई उनको डाउट हो रहा है क्षमता पे। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ के क्या पता लगा भाई, इज, एक सेकंड सेंस नहीं निकल रही, द रेस्ट ऑफ इंडिया आईएनसी इज द रेस्ट ऑफ इंडिया आईएनसी, हाँ बिल्कुल ओके। तो भाई डेप्ट और डाउट सेम से वर्ड थे, तो मुझे पता लगा इस ओवर स्ट्रेच की जगह ना यहाँ एक बार डाउट लगा के देखता हूँ। और ऑप्शन में भी ऐसा दिया था, ऑप्शन भी कहता है, क्या कहता है कि जी बी और सी को रिप्लेस करके देखो, बी और सी को रिप्लेस करो। लेकिन ये कहता है ए और डी को भी रिप्लेस करो, तो ए को यहाँ ले आओ, डी को यहाँ ले आओ। अब एक बार पढ़ के देखो सेंस निकलती क्या। कहता है द रेस्ट ऑफ इंडिया आईएनसी इज पैरालाइज्ड बाय, किस चीज़ से पैरालाइज्ड है वो, बाय डेप्ट एंड डाउट। कंज्यूमर्स आर सेल्फ ओवर स्ट्रेच्ड। कंज्यूमर क्या है जी, सेल्फ ओवर स्ट्रेच्ड है। एंड सो इज द गवर्नमेंट विच इज, जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। अरे बहुत बढ़िया, आर दिख गया था, आर के बाद में अगर वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, यहाँ ये ओवर स्ट्रेच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म था। तो मुझे पता लग गया कि भाई इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और दूसरी चीज़ इसके बाद अगर वर्ब लगाओ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ये पैरालाइज्ड को यहाँ ले आओ, और ये जो गड़बड़ हो रही है ये प्रॉब्लम साबित होगी किसके लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। यानी रिप्लेसमेंट मुझे सारे ही वर्ड्स की करनी पड़ेगी। बी की सी से रिप्लेसमेंट कर दो, ए की किससे रिप्लेसमेंट कर दोगे जी, डी से। बी इसका ऑप्शन बन जाता। बात क्लियर है क्या। 38 को पढ़ो, 38 को पढ़ो। In today's world, any discussion or stability across various forms on attracted economic growth or political debate, attention of the world is automatically development toward India। देखो कितनी गड़बड़ सी लगी, कोई सेंस ढंग की जनरेट कर ही नहीं रहा। लेकिन एक बात पढ़ के पता लगी, इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में अगर आप कोई डिस्कशन करो और स्टेबिलिटी नहीं, कि आप किसी चीज़ पर डिस्कशन करो या फिर क्या करो, डिबेट करो। डिस्कशन और डिबेट सेम ही तो चीज़ें होती है। डिस्कशन में बस आपकी वॉइस, आपकी पिच थोड़ी कम होती है, डिबेट में आपकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है। डिस्कशन एक चर्चा है, डिबेट होती है एक तरह का वाद विवाद कह लो। तो भाई डिस्कशन और डिबेट एक साथ जुड़ेंगे, यानी ए और सी हर हाल में जुड़ेंगे, बदलेंगे। तो ई ऑप्शन तो आ नहीं सकता, बदलाव तो होगा। ए और सी किस में बदलता है, देखो ए और बी नहीं, ए और डी नहीं, ए और बी नहीं, ए और सी, एक ही ऑप्शन बचता। क्या ऑप्शन बचता, सी, और यही इसका आंसर था। बी और डी को बदल के देख लेना, सही सेंस जनरेट करेगा, बिल्कुल सही सेंस जनरेट करेगा। ठीक है क्या, बताऊं क्या, या फिर तुम पढ़ लोगे।
देखो ऐसे एग्जाम में तो टाइम बचा लेना भाई, अभी तो मैं बता देता हूँ। फॉर्म्स ऑन प्रपोजिशन थी, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए, डेवलपमेंट एक नाउन है तो ये यहाँ आ जाता, बात क्लियर है। और दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ और देख ली, इज ऑटोमेटिकली, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑटोमेटिकली एडवर्ब, इसके बाद मेन वर्ब आए, इज एम आर के बाद वॉज वर, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आ सकती है, तो अट्रैक्टेड यहाँ आ जाता है, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। तो बच्चा कह दे जी ऑप्शन से नहीं करना तो ऐसे कर लो भाई। देखो क्या कहता है, स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज इज करेंसी एज वेल एज बॉन्ड मार्केट्स आर क्लोज्ड ऑन मंडे एज द कंट्री सेलिब्रेट ईद अल अदा ऑल्सो कॉल्ड दी फेस्टिवल ऑफ द सेक्रीफाइस। इसमें तो कोई भी गड़बड़ नहीं लगी, स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज बिल्कुल सही बात है, या और करेंसी साथ साथ बॉन्ड मार्केट ये सब बंद है मंडे को, क्योंकि कंट्री क्या कर रही है, कंट्री सब्जेक्ट हो गई, सेलिब्रेट एक वर्ब हो गई, ईद अल अदा मना रही है, जिसको एक फेस्टिवल माना जाता है, किस चीज़ का, सेक्रीफाइस का। कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल ओके था, सेंटेंस वॉज करेक्ट, यानी ई ऑप्शन आता। अब आप एक बारी जल्दी से लास्ट वाले को पढ़ लो। देखो क्या कहता है जी, ये कहता है द सरप्लस एक्सचेकर ट्रांसफर वुड हेल्प द गवर्नमेंट मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज, एक सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज इट विल कम एज ए विंडफॉल टू दी कैपिटल। भाई फिस्कल डेफिसिट टर्म होती है, सब बच्चों को पता है, हम एडिटोरियल में भी पढ़ते हैं भाई, फिस्कल डेफिसिट यानी बी की तो मैं हर हाल में रिप्लेसमेंट करूंगा ही नहीं, बी की रिप्लेसमेंट नहीं, तीनों ऑप्शन हट के कहते बी को रिप्लेस करो। क्यों भाई, ए और डी की रिप्लेसमेंट देखो तो मुझे ना एक बात पढ़ के पता लगी, एक्सचेकर नहीं होगा, एक्सचेकर तो फंड होता है, लेकिन सरप्लस में क्या हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, सरप्लस में कैपिटल होगी, एक्सचेकर पीछे आएगा, यानी ए और डी की रिप्लेसमेंट की जाएगी। थोड़ा सा कॉमर्स का था तो बच्चों को शायद साइंस नहीं निकालनी है, तो थोड़ी भाई एक आध टर्म तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि सरप्लस क्या है जी, कैपिटल होती है, एक्सचेकर नहीं होगा, तो ए और डी में रिप्लेसमेंट करनी पड़ती, ए इसका आंसर लगता है। ये थी हमारी आज की शीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।